नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है हर सिटीज़न को कुछ राइट्स देता है जो कि 19(1) में डिफाइंड की हुई है। ठीक है, डिफाइन की हुई है 19(1) में, और बाकी जो सेक्शंस है 19(2), 3, 4, 5, 6 उन सब में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो मेन तो हमारा 19(1) है, और जो सब मेन है वो तो 19(1)A है हमारा सिर्फ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 19(1) बोलता क्या है कि आपके पास राइट है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, तो ये सारे राइट्स हमको आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है, लेकिन बाकी के जो हैं 92, 3, 4 इन सब में रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि जो ए है 19(1)A का रिस्ट्रिक्शन 2 में दिया हुआ है, बी का 3 में दिया हुआ है, सी का 4 में दिया हुआ है, डी ई का 5 में दिया हुआ है और जी का 6 में दिया हुआ है। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब कि कुछ सिचुएशंस में जो स्टेट है आपके इन राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, मना कर सकती है, मतलब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो मैं आपको बता दूं, हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। मैं आपको बताऊं जो मेन है हमारा वो है आर्टिकल 19(1)A, जो कि हमको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जो लेजिस्लेचर है उसने बोल तो दिया कि आपको हम दे रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके पास फ्रीडम है, स्पीच दो, एक्सप्रेशन दो, आप दे सकते हो, दो। ठीक है, लेकिन जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसने इसको तोड़ा। मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। ठीक है, जुडिशल सिस्टम ने जो जजमेंट्स हैं उनसे डिफाइन हुआ है कि एग्जैक्टली ये है क्या, इसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या कवर करेगा ये। तो क्या क्या कवर करेगा, सबसे पहला फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच, राइट टू ब्रॉडकास्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू एक्सप्रेशन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, और राइट नॉट टू स्पीक, और राइट टू रिमेन साइलेंट, चुप रहना। ये सब जो हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कवर होंगे, और एक एक करके हम इन सारे चीज़ों को, इन सारे राइट्स को, इन सब फ्रीडम्स को हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर केस लॉस के साथ। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो सबसे पहला केस है फ्रीडम ऑफ प्रेस का, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का ये केस है। अब इस केस में हुआ क्या था, जो पिटिशनर था उसकी एक इंग्लिश लॉ जर्नल थी क्रॉस रोड्स नाम से, बॉम्बे में चलती थी ये लॉ, ये जो जर्नल है ये बॉम्बे में चलती थी क्रॉस रोड्स नाम से। ये एक तरीके से लेफ्टिस्ट जर्नल थी, जो कि जिसमें गवर्नमेंट का काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जाता था। लेफ्टिस्ट जर्नल थी, आपको मिला के ये समझ लो। ठीक है, तो अब इसमें हुआ क्या, अब जो गवर्नमेंट है वो 1949 में एक एक्ट लेके आई, मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट। अब इसका जो 9(1)A जो था वो जो ये जो जर्नल है, जो इंग्लिश लॉ जर्नल है, इसको सर्कुलेट होने से रोकती थी। मतलब कि सर्कुलेट होने से रोकती थी, मतलब कि बेचने से रोकती थी इसको। जो 9(1)A है वो गवर्नमेंट को पावर देता था कि वो किसी भी जो वो चाहे उसको वो रोक सकता है, पब्लिक ऑर्डर के अंडर, पब्लिक सेफ्टी के अंडर उसको वो रोक सकता है। गवर्नमेंट का ऐसा बोलना था कि ये जो हम जर्नल रोक रहे हैं, जिसका सर्कुलेशन हम बंद कर रहे हैं, ये ज़रूरी है पब्लिक सेफ्टी के लिए। ठीक है, मतलब कि ये तो यार क्रिटिसाइज कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है ये तो अपने जर्नल से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्ट है 9(1)A जो एक्ट है, इसको कुल मिला के वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। 9(1)A जो सेक्शन है वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये जो जर्नल था क्रॉस रोड उसको भी बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक और केस है इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट है उसने न्यूज़पेपर्स पर
इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंडर लगाई और ऑक्सिलरी ड्यूटी लगा दी फाइनेंस एक्ट 1981 के अंडर। इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्सिलरी ड्यूटी। अब ये ड्यूटी लगाने से पहले न्यूज़पेपर पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, वो ड्यूटी फ्री था एक पूरी तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ ये ड्यूटी लगाने के साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसने न्यूज़पेपर्स को स्मॉल, मीडियम और एक लार्ज इंटरप्राइज में डिवाइड भी कर दिया कि ये न्यूज़पेपर स्मॉल है, लार्ज, मीडियम है, लार्ज है, उसमें डिवाइड भी कर दिया। अब इस केस में जो पिटिशनर्स थे वो शेयर होल्डर्स थे, कंपनीज थी, एम्प्लॉयज़ थे। पिटिशन फाइल करी उन्होंने ऐसा बोला कि यार आप हम पर ये इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो तो ये हम पर एक बर्डन बन जाएगा, हमको पैसे देने पड़ेंगे, हमको प्रॉफिट कम होगा, ये सब बातें उन्होंने बोली कुल मिला के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि जो न्यूज़पेपर है वो बाकी इंडस्ट्री जैसा ही है। हम एक न्यूज़पेपर एंटरप्राइज को, एक कंपनी को मैं अलग कैसे मान लूँ? तो अगर बाकी इंडस्ट्री टैक्स दे रही हैं, ड्यूटीज़ दे रही हैं, तो आपको भी देना पड़ेगा, उसमें गलत बात क्या है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ एक चीज़ और बोली, लेकिन जो ड्यूटी है, जो टैक्सेस हैं, वो रीज़नेबल होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि आदमी कोई 2 रुपये कमा रहा है, उस पर आप टैक्स ले रहे हो 0.5, रीज़नेबल टैक्स होना चाहिए। तो अब ये जो रीज़नेबलनेस है, मतलब कि जो टैक्स उन्होंने लगाया वो रीज़नेबल है, ये ना तो पिटिशनर प्रूव कर पाया, मतलब ना तो न्यूज़पेपर कंपनियां प्रूव कर पाई और ना ही गवर्नमेंट प्रूव कर पाई। तो अब रीज़नेबलनेस प्रूफ तो हो नहीं पाई। तो अब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो जो टैक्स है वापस से रिव्यू करे, जो टैक्स है वो वापस से रिव्यू करे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इन्होंने ड्यूटी लगाई थी उनको वापस कर दिया कि आप वापस से रिव्यू करो। और ये जो गवर्नमेंट ने डिवाइड किया था स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंटरप्राइज को, उसको भी ख़त्म कर दिया कि आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, कैसे कैटेगराइज कर सकते हो आप इसको। ये भी चीज़ उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगला हमारा जो केस है वो है साकाल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, गवर्नमेंट जो है वो 2 एक्ट लेके आई थी, एक एक्ट, एक ऑर्डर लेके आई थी। न्यूज़पेपर प्राइस एंड पेज एक्ट 1956 और डेली न्यूज़पेपर प्राइस एंड पेज ऑर्डर 1960। अब इस एक्ट्स के अकॉर्डिंग, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो न्यूज़पेपर कंपनियां थी उनको है ना क्या होता था, मतलब कि मान लो 10 पेज अगर वो निकालती, एक न्यूज़पेपर में कितने पेज होते होंगे आपके हिसाब से? 10 पेज होते होंगे, ज़्यादा से 10-12 जितने भी पेज होते हैं। तो ये जो एक्ट लेके आए थे वो लोग, तो पेजेस के अकॉर्डिंग और कंटेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने प्राइस डिसाइड करी। मतलब कि मान लो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो 10 पेज हैं तो 20 रुपये होंगे, अगर 12 पेज हैं तो 25 रुपये होंगे, मतलब कि प्राइस के अकॉर्डिंग। तो या तो आप अगर पेज बढ़ा रहे हो तो आपका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको प्राइस कम करना है न्यूज़पेपर का तो पेज कम करो। मतलब कुल मिला के ये कंटेंट रोक रहे थे, ये जो एक्ट्स थे ये कंटेंट रोक रहे थे कि पेजेस कम करो आप, अगर आपको प्राइस कम करना है न्यूज़पेपर का। तो समझ रहे हो, अगर आपको प्राइस कम करना है तो पेजेस कम करो, आप कंटेंट कम करो। अगर आप पेज ज़्यादा होंगे आपके तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो ये जो एक्ट और ऑर्डर था इसको कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक और केस आया था बेनेट कोलेमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ था कि एक ऑर्डर आया था, न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर आया था, जो कि न्यूज़पेपर के पेजेस को कंट्रोल करता था कि इतने पेजेस होंगे, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने। एक और केस आया था ब्रजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इस केस में क्या हुआ था कि एक इंग्लिश वीकली थी दिल्ली में, एक इंग्लिश वीकली थी, अब उसको प्री सेंसरशिप लगा दी गवर्नमेंट ने। क्यों? गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि अगर आप कोई भी एक ऐसी खबर छाप रहे हो जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है, अब भले वो खबर हो, फोटोग्राफ हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान से रिलेटेड आप कुछ भी अपने इस वीकली में छाप रहे हो, तो सबसे पहले आप हमको सबमिट करो, डुप्लीकेट में हमको सबमिट करो, हम अगर बोलते हैं तो ही आप छापोगे, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के मतलब छापने से पहले ही आप रोक रहे हो उसको। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि कंट्री की सॉवरेनिटी के लिए, स्क्रूटनी के लिए ये ज़रूरी है।
ऐसा उन्होंने बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी ख़त्म कर दिए कि नहीं, प्री सेंसरशिप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको कोई राइट नहीं है कि आप प्री सेंसरशिप करो किसी चीज़ का। तो कुल मिला के ये जो ऑर्डर था ये ख़त्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। एक और केस आया था आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब इस केस में क्या हुआ था कि एक प्रिजनर था, ठीक है, एक प्रिजनर था, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। वो ऑटोबायोग्राफी जो है एक मैगज़ीन के हाथ लग गई। मैगज़ीन वाले उस ऑटोबायोग्राफी को छापने वाले थे, ठीक है, छापने वाले थे, लेकिन अब जो छापने वाले थे और वो छापने जो मैगज़ीन है उन्होंने उसकी जो प्रिजनर की परमिशन नहीं ली छापने से पहले, छापने वाले थे वो। अब ये चीज़ पता चली कुछ प्रिजनर्स के ऑफिशियल्स को, मतलब जेलर वगैरह जो भी ऑफिशियल्स हैं प्रिजनर के, उनको पता चली ये बात। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, मैगज़ीन को काफ़ी उन्होंने मनाने की कोशिश करी कि ऑटोबायोग्राफी आप मत छापो। अब होंगे कुछ रीजंस, कुछ उसने राज खोल दिए होंगे कुछ ऑफिशियल्स के जो भी, लेकिन जो ऑफिशियल्स थे वो नहीं चाहते थे कि जो ऑटोबायोग्राफी है वो छपे उस मैगज़ीन में, ठीक है। तो जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मैगज़ीन को मनाने की कोशिश करी, उन्होंने प्रिजनर को बोला कि आप बोलो उनको, कि तुम बोलो कि मत नहीं छापे मेरी ऑटोबायोग्राफी, नहीं माने मैगज़ीन वाले। उसके बाद ये जो प्रिजनर, ये ऑफिशियल्स हैं, ये कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि यार अगर ये ऑटोबायोग्राफी छपी, वैसे ही इसने बहुत कुछ झूठ लिखा हुआ है, ऑटोबायोग्राफी छपी तो डिफेमेशन, हम डिफेम हो जाएंगे, हम मतलब ऑफिशियल्स डिफेम हो जाएंगे, तो आप इसको छपने से पहले ही रोक दो आप। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सबसे पहले तो देखो भैया, मैगज़ीन के पास राइट है कि वो प्रिजनर से बिना पूछे उसकी ऑटोबायोग्राफी छाप सकता है, सबसे पहला तो उसने ये बोला। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि अगर ये जो मैगज़ीन है वो छाप देती है ये, उसके बाद आप डिफेमेशन हो जाते हो तो आप आ जाना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि हो सकता है कि स्टेट इस आर्टिकल से डिफेम हो जाए तो उस आर्टिकल को छपने से पहले ही वो रोक दे। प्री सेंसरशिप का सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी भी कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है कि इस आर्टिकल के छपने से हो सकता है स्टेट डिफेम हो जाए, तो उसको रोकने का कोई राइट नहीं रखती सुप्रीम कोर्ट। ये साफ साफ कर दिया इस केस में। तो दोस्तों ये वीडियो थी पार्ट 1, 19 को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।